नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी, फिर हाजिर हूं आपके लिए आपकी इंडियन पॉलिटी को लेकर। इंडियन पॉलिटी जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की एक अच्छी किताब है और उसी को हम पढ़ रहे हैं। चलते चलते हम आगे संसद को हम पढ़ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, और संसद में एक भाग राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा, डिटेल से पढ़ा राष्ट्रपति के बारे में। इसके साथ ही संसद का एक जो राज्यसभा है, राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियां, राज्यसभा का सामान्य सा परिचय हम पढ़ चुके हैं। आज इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे लोकसभा की। बात करने वाले हैं लोकसभा की। चैप्टर नंबर 22 एम लक्ष्मीकांत का है और लोकसभा की सामान्य सी बातें आज हम करेंगे इस वीडियो में। तो जिन्होंने राज्यसभा की से संबंधित वीडियो नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट में जाकर राज्यसभा का वीडियो देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलने वाली है। कंपटीशन के हिसाब से सारी चीजें इसमें सम्मिलित है कि कौन कौन सी चीजें, किस प्रकार के सवाल आते रहते हैं एग्जामों में, तो उन सबको सामने शामिल किया है। तो फटाफट हम स्टार्ट करेंगे। आज संसद का एक अभिन्न अंग, एक अभिन्न भाग लोकसभा की चर्चा हम करेंगे डिटेल से। और लोकसभा की चर्चा स्टार्ट करने के साथ साथ आप हो जाओ तैयार इसको पढ़ने के लिए, और साथ ही चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। देखते हैं लोकसभा की क्या स्थिति है, किस प्रकार सदस्य क्या शक्तियां हैं। तो भारत की संसद में हम लोकसभा के बारे में आज पढ़ना है, पहले हम राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखो, लोकसभा के बारे में मैं यूं कहूं तो वास्तव में देखा जाए तो राष्ट्रपति राज्यसभा से यदि सामान्य सा प्रश्न किया जाए कि शक्तिशाली कौन है, तो मैं कहूंगा कि लोकसभा काफी शक्तिशाली है। तो लोकसभा की मैं बात को स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उनके सदस्यों की संख्या की। यहां से सवाल निकल कर आता है, लोकसभा से इंपॉर्टेंट सवाल निकल कर आते हैं, छोटे छोटे सवाल, साधारण से सवाल लगते हैं, लेकिन उनका एक वजूद होता है, उनको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सदस्य संख्या की। बात करें कि आखिर लोकसभा के सदस्य संख्या कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है वो होती है 552। लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि लोकसभा के जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 552, जिसमें से 530 सदस्य होते हैं वो राज्यों से होंगे, 20 सदस्य होंगे वो केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहा हूं मैं, उससे होंगे, और 2 सदस्य जो होंगे वो एंग्लो इंडियन जो होते हैं। अभी मैं बात करूंगा एंग्लो इंडियन, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है आर्टिकल 331 के तहत। तो 530 प्लस 20 प्लस 2, टोटल अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552। ठीक है, लेकिन वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो है 530 प्लस 13 प्लस 2, वो होगी 545। और 545 में भी मान लो आप 543 सदस्य, क्योंकि अभी भी इसमें भी लोचा है 2 सदस्यों वाला। मैं अभी चर्चा करूंगा आपके 2 सदस्य कहां गायब हो गए। तो 543 सदस्य लोकसभा के होते हैं। 2 राष्ट्रपति के पावर में थे एंग्लो इंडियन, जिसको अभी 104वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। उनका जो 2 सीटें आवंटित होने का 104वां संविधान संशोधन, जिसके अलग से हम चर्चा करने वाले, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो 543 सदस्य आपको याद रखना है। अब किसी भी पार्टी को यदि सरकार बनानी है तो लोकसभा में उसको बहुमत चाहिए 272, मतलब आधे से ज्यादा, तो 272 सीटें उसको चाहिए। पहले जो चुनाव हुआ, प्रथम चुनाव हुआ, उसमें 489 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, लेकिन उस समय सीटें थी 500। सबसे पहले सीटें थी 500, फिर उसको बढ़ाई गई और वर्तमान में अभी इसकी सीटें हैं 543 प्लस 2, 545 मान लो, 543 मान लो। अधिकतम कितनी हो सकती है, 552। और ये 2 जो सदस्य का प्रावधान था जिसमें राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था। जैसे आपने राज्यसभा के मामले में पढ़ा, राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान होते हैं उनका मनोनयन होता था, वैसे ही 2 सीटें लोकसभा की राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत द्वारा भरी जाती है। मोटा तौर से स्ट्रक्चर ये हो गया कि 552 अधिकतम हो सकती है। वर्तमान में 545 से 543 चुनकर आते हैं, जिसमें से 500 देखो 530 प्लस 13 केंद्र शासित प्रदेशों से, और 30 आती है विभिन्न राज्यों से चुनकर आते हैं। देखो, लोकसभा चुनाव में आरक्षण की मैं बात करूं तो आरक्षण का मामला थोड़ा सा टेढ़ा है। आरक्षण में लोकसभा की 500 जो 45 सीटें मैंने बताई, 543 सीटें बताई, उनमें से 131 सीटें जो है वो SC ST के लिए आरक्षित है।
131 सीटें एससी एसटी के लिए आरक्षित है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आता रहता है। वर्तमान की बात करूं मैं तो वर्तमान देखो इसमें एससी एसटी का जो डिफरेंस है वो एससी के लिए 79 से 84 सीटें हो सकती है, एसटी के लिए 41 से 47 सीटें हो सकती है। और वर्तमान की बात करूं तो आपको याद रखना है एक डेटा, 131 में से वर्तमान में 84 सीटें हैं वो एससी के लिए आरक्षित है और 47 सीटें। बहुत बार सवाल आया हुआ है कि एससी और एसटी की सीटें कितनी है लोकसभा में, तो एससी की सीटें अभी है 84 और एसटी की सीटें हैं 47 और टोटल कितनी है 131 सीटों का रिजर्वेशन है। बहुत बार सवाल आया हुआ है, इंपोर्टेंट कह सकता हूं, इसको आपको याद रखना है। लोकसभा में कितने कितने सीटें, 84 एससी के लिए और 47 एसटी के लिए रिजर्वेशन इसमें है। 543 सीटों का मैं जिक्र आपको कर रहा हूं, 2 सीटों का कोई मतलब नहीं है। अब देखो मूल संविधान में यदि लोकसभा की सीटों की बात करूं तो उस समय सीटें थी 500, ठीक है 500 निर्धारित की गई थी, लेकिन 31वें संविधान संशोधन, याद रखना 31वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1976 में, उसके द्वारा इसकी अधिकतम सदस्य संख्या जो अभी 552 है वो उस समय शुरुआत में 500 थी और 31वें संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई 547। अब 547 होने के बाद में 1987 में गोवा, दमन और दीव का जब पुनर्गठन किया गया तो ये सीटें बढ़ाकर कर दी गई 552। 547 में 5 सीटें इस 1987 में फिर जोड़ दी गई और वर्तमान में टोटल सदस्य संख्या, तो ये हिस्ट्री थी इसकी कि सबसे पहले 500 सीटें थी, उसके बाद में 547वीं 31वें अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में और उसके बाद में 1987 में ये सीटें पहुंच गई वर्तमान संख्या 552 तक। तो अधिकतम संख्या 552 हो सकती है 2026 तक। उसके बाद में सदस्य संख्याओं का परिश्रमण किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अब देखो वर्तमान में जो स्थिति क्या है, मैं अभी बात कर रहा था 104वां संविधान संशोधन की, तो 126वां संशोधन विधेयक कह दो या 104वां संविधान संशोधन विधेयक। देखो एक तो विधेयक होता है, एक संशोधन होता है। विधेयक तो जब रखा जाता है, कई विधेयक पास नहीं होते तो इनकी संख्या जो होती है वो ज्यादा होती है। तो 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2 दिसंबर 2019 को संसद में लाया गया। यह भारतीय संविधान का 104वां संविधान, जब यह पास हुआ तो कौन सा अमेंडमेंट बना, 104वां संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 334 में चेंजेज किया। आर्टिकल 334 का संबंध है लोकसभा में रिजर्वेशन से, जो एससी एसटी की मैं अभी बता रहा था ना 47-84 जो मामला था, वो है आर्टिकल 334 में लोकसभा की सीटों का रिजर्वेशन का मामला है। तो इसमें देखो ये कब खत्म हो रही थी 25 जनवरी 2020 को। अब भाई रिजर्वेशन तो एक ऐसी चीज है जिसको बढ़ाना ही बढ़ाना है। भारत में तो रिजर्वेशन के बगैर तो कुछ चलता ही नहीं है। तो लोकसभा में 2020 में लोकसभा में जो आरक्षण था उसकी समय अवधि समाप्त हो रही थी। शुरुआत में आरक्षण कुछ साल के लिए 40 साल के लिए दिया गया, 50 के लिए बढ़ा, फिर 60 के लिए हो गया। तो इस प्रकार ये बढ़ रहा है। तो अभी जो लोकसभा के आरक्षण की मैं बात कर रहा था, जो 84 और 47 सीटें, 131 सीटों का जो रिजर्वेशन है एससी एसटी का, वो खत्म हो रहा था 25 जनवरी 2020 को। तो इसको 104वें संविधान संशोधन द्वारा 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। 26 जनवरी 2030 तक इस रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा। तो अभी लोकसभा की मैं वर्तमान में बात करूं तो 2030 तक एससी और एसटी को रिजर्वेशन रहना है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस जरूर हो सकता है 1-2 सीट का। तो जब भी आपका एग्जाम हो तो उस समय आप देखना कि वर्तमान स्थिति क्या है आर्टिकल 334 में। और इसी जो अमेंडमेंट था 104वां अमेंडमेंट, उसमें यह प्रावधान किया कि जो पहले 2 एंग्लो इंडियन जो व्यक्ति होते थे जिनका राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन होता था, अब इसको बढ़ाया नहीं गया। यह भी एक रिजर्वेशन ही था लेकिन इसको बढ़ाया नहीं गया। तो अब जरूरी नहीं है। लोकसभा में कहा गया कि एंग्लो इंडियन की संख्या केवल 294 है। सरकार की तरफ से कहा गया कि 294 सदस्य बचे हैं तो इनको रिजर्वेशन देने की आवश्यकता नहीं है। तो विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन पारित हो गया। अब एंग्लो इंडियन की आवश्यकता नहीं है। तो वर्तमान में सीटें कितनी हो गई, 543। क्लियर है, इंपोर्टेंट है 104वां अमेंडमेंट, मोस्ट है। और इसका सदस्य सीटों की संख्या में बात कर रहा था, तो सीटों की संख्या जो थी वो सीटों की संख्या देखो ध्यान से समझना, जो 84 और 47 है, यहां भी आपको अलग अलग कंफ्यूजन करने को मिलेगा। देखो यहां लिख रखा है ना, एसटी के लिए 41 से 47 सीटें हो सकती है और एससी के लिए 79 से 84 सीटें हो सकती है। टोटल 131 होती है। लेकिन 11th की क्लास में आरबीएससी की आप 11th की क्लास देखो कि पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें ये आपको संख्या मिल जाएगी 84 और 47, तो ऑथेंटिक यही रहेगा।
तो सदस्य संख्या की हमने बात की, 104वां अमेंडमेंट की हमने बात की, तो सदस्य संख्या अपने कंप्लीट हो गई, वर्तमान में 543 होगी। दूसरी मैं बात करूं कि लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो किस प्रकार होता है, तो मैं आपको बता दूं, राज्यसभा में अप्रत्यक्ष विधि से निर्वाचन होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से इलेक्शन होता है, विधानसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं, ये हमने बात की थी पिछले वीडियो में। लेकिन लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो प्रत्यक्ष जनता चुनती है, फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम एक सिस्टम है, फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम एक सिस्टम है, जहां भारत के ज्यादातर इलेक्शन है वो इसी सिस्टम से होता है, फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत चुना जाएगा, इसी प्रणाली को बोलते हैं फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम। जैसे दौड़ में होता है तो सबसे आगे जो निकल गया वो जीत जाता है, दौड़ का सिस्टम यही तो होता है, बाकी जो रह गए। तो वैसे ही है, चाहे एक व्यक्ति को 4 ही वोट क्यों नहीं मिले, लेकिन यदि दूसरों को 3-3 वोट मिले तो 4 वोट वाला जीत जाएगा 100 वोटों में से भी। ठीक है, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से सदस्यों का निर्वाचन होता है। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना इस चीज को कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है, अर्थात जनता वोट देती है, वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, 18 साल से ऊपर के वोटर होते हैं वो वोट डालते हैं, 18 वर्ष से ऊपर की आयु का प्रत्येक व्यक्ति इस पर वोट डाल सकता है। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य होते हैं। एकल सदस्य का मतलब होता है प्रत्येक लोकसभा का जो क्षेत्र होता है उसमें, देखो वर्ल्ड के यदि चुनाव प्रणालियों की बात करें तो अलग अलग सिस्टम है। कई क्षेत्र चुनाव प्रणाली ऐसी होती है जिसमें एक क्षेत्र से 3 चुने जाते हैं, 2 चुने जाते हैं, लेकिन भारत ने इस पद्धति को नहीं अपनाया। भारत में जहां चुनाव होते हैं, जो संसदीय सीट होती है, जो लोकसभा की सीट होती है, वहां से एक व्यक्ति चुना जाता है, इसीलिए बोलते हैं एकल सदस्य प्रणाली रखा गया है। इस निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण इस प्रकार किया गया कि लोकसभा का एक सदस्य कम से कम 5 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, और इस संबंध में अधिकतम सीमा बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की जाती है। मूल संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को 10 वर्ष की अवधि के लिए आरक्षण दिया गया था, लेकिन यह बाद में बढ़ाई जाती रही और 104वें में अभी 2030 तक ये स्थिति है। तो चुनाव का तो सिंपल सा है, जैसे सरपंच का होता है, जैसे वार्ड पंच का होता है, लगभग चुनाव होते हैं। केवल राज्यसभा के और राष्ट्रपति के चुनावों को, उपराष्ट्रपति के चुनावों को छोड़ दो आप, बाकी चुनावों की तरह लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। दिमाग पर कोई जोर डालने की आवश्यकता नहीं है, यूं पकड़ के पेन पकड़ के आप बड़े गौर से इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी मैं बात करूं तो सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो भारत में जितने भी सदस्यों के चुनाव में योग्यता की बात आए तो कुछ कॉमन चीजें होती है। देखो, लोकसभा के सदस्यों के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, सब में होता है भाई 25 वर्ष। देखो, राज्यसभा में अलग उम्र होती है, लोकसभा में अलग होती है। तो राज्यसभा वाले में मैंने अलग से बताया था आपको 30 वर्ष, लेकिन यहां उसकी आयु 25 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर धारण, इसकी डिटेल से मैंने चर्चा की थी कि लाभ का पद कौन सा माना जाएगा, तो लाभ के पद पर नहीं हो, वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया न ठहराया गया, और पागल आदमी को भी लोकसभा का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। तो पागल तो नहीं आने चाहिए कम से कम। तो ये कुछ योग्यताएं हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा के कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, और प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ये राष्ट्रपति वाले में मैंने चर्चा कर चुका हूं कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, और हुआ भी है। अब वर्तमान में 8 बार ऐसा समय आया है जब लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया गया। एक समय आता 1970, एक आया 1977, एक आया 1979, एक आया नवंबर 1984, एक 89, एक 91, एक 97 और एक 1998। तो इस समय लोकसभा को समय से, इस समय देखो भारत की राजनीति में बड़ा उथल फुथल का समय था, गठबंधन की सरकारें थी, कोई सरकारें स्थिर नहीं थी। तो इस समय आप देखोगे तो 1970 से कांग्रेस के पतन की स्थिति आ गई थी। 70 में भी स्थितियां ये थी, कांग्रेस में डाउट था, इंदिरा गांधी वर्सेज अन्य के बीच में कांग्रेस में दरार सी थी। तो उस समय 77 में आप देखोगे मोरारजी देसाई, चरण सिंह के समय की आप बात करोगे, 1989 में ये 8 टाइम ऐसे थे जब लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया गया प्रधानमंत्री के परामर्श से। तो देखो, इसके अलावा मैं बात करूं तो आपको पता है कि संकट काल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं है। मैंने आपातकालीन प्रावधानों में बताया है कि 1 वर्ष से अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। और इसके साथ साथ ही लोकसभा का कार्यकाल की मैं बात करूं तो 42वें संविधान संशोधन में इसका कार्यकाल 6 वर्ष
किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा वापस इसका कार्यकाल कितना किया गया, 5 साल। तो वर्तमान में कार्यकाल पूछा जाए तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है। मुझे पता है, आपको भी पता है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वेतन भत्तों की बात करूं तो प्रत्येक संसद का सदस्य होता है उसको 50,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। इसके अलावा 45,000 रुपए खर्चे के मिलते हैं, निर्वाचन क्षेत्र में घूमने जाने वगैरह वगैरह के अलग से करते हैं। 2,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अन्य भत्ते मिलते हैं। टेलीफोन का होता है प्रथम श्रेणी का, रेल किराया मिलता है उसको, बिजली पानी चिकित्सा सब कुछ मुफ्त में मिलता है, ये भी अलग से खर्चा दिया जाता है। तो तनख्वाह ज्यादा नहीं है, एक सामान्य से एक टीचर की तनख्वाह जितनी होती है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सारे के सारे सांसद होते हैं वो पैसे वाले होते हैं। अमूमन भारत में देखा गया है कि गरीब सांसद कम मिलते हैं, या तो वो पैसे वाले जीत के आते हैं या बाद में पैसे बनाते हैं, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन इनकी वेतन भत्तों की बात करें तो 50,000 है, 2,000 इस प्रकार के वेतन भत्ते हैं। 50,000 मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो 50,000 से ज्यादा मुझे तनख्वाह मिलती है, लेकिन यूं फीलिंग कहे कि एक सांसद के बराबर तनख्वाह मिलती है तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। लेकिन 50,000 प्लस 2,000 तनख्वाह, 2,000 प्लस 45,000 रुपए खर्चे का मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यहां एक मोस्ट चीजें आने वाली है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना आप। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की क्या स्थिति है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुनेगा और एक होगा उसका उपाध्यक्ष। अध्यक्ष सभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाहियों का संचालन की देखरेख करता है। और उपाध्यक्ष के अलावा भी 10 नाम ऐसे होते हैं जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में एक लिस्ट बनती है सीनियर सदस्यों की, जो उनके कार्य, उनको ये काम सौंपा जाता है कि अध्यक्ष नहीं हो उपाध्यक्ष भी नहीं हो तो इनमें से कोई सदस्य होगा। तो वो 10 की एक लिस्ट होती है, 10 व्यक्ति चुने जाते हैं और उनको विशेष स्थितियों में जब लोकसभा अध्यक्ष नहीं हो उपाध्यक्ष नहीं हो तब उनको कार्य संचालन की जिम्मेदारी मिलती है। तो देखो, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की मैं बात करूं तो इनका इतिहास थोड़ा सा हमको पढ़ना चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का इतिहास क्या रहा। तो मैं आपको बता दूं, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद सर्जित किया गया भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। जब 1921 में इसको लागू किया गया तो 1921 से लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद सर्जित है। भारत में वर्ष 1921 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद का सर्जन किया गया भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। और प्रथम जो 1921 में जो लोकसभा का अध्यक्ष बने उनका नाम था फ्रेडरिक व्हाइट, याद रख लेना, कई बार पूछा जाए। और इसके अलावा उपाध्यक्ष की बात करें 1921 में तो उपाध्यक्ष लोकसभा का बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा को। तो 1921 में फ्रेडरिक व्हाइट अध्यक्ष बनाए गए और उपाध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा को। 1921 में इसकी शुरुआत हुई। 1935 का जो अमेंडमेंट आया तो उस यदि 1921 में बात करें तो उस समय अध्यक्ष को बोलते थे प्रेसिडेंट और उपाध्यक्ष बोलते थे डिप्टी प्रेसिडेंट। लेकिन 1935 के अधिनियम के बाद में उसको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम से जाना जाने लगा। और उसके बाद में भारत जब आजाद हुआ, प्रथम लोकसभा का गठन हुआ 1952 में, तो प्रथम अध्यक्ष बने जीवी मावलंकर। और उपाध्यक्ष की बात करें तो अनंत सेनाम अयंगकर जो थे वो उपाध्यक्ष बने। जैसे अभी ओम बिरला है, उपाध्यक्ष का पद खाली है, तो ओम बिरला अभी अध्यक्ष है, लेकिन उस समय प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष, ये सवाल आया हुआ 10 बार कहीं, जीवी मावलंकर अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे अनंत सेनम अयंगकर। ये आपको याद रखने वाली चीज है, जहां मैं आपको गोल घेरे में आपको बातें बता रहा हूं, तो ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इतिहास को हमने समझा तो अध्यक्ष की भूमिका और शक्तियां क्या है, वास्तव में लोकसभा अध्यक्ष का काम क्या है। यहां देखो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जिसको दिमाग में डालना ही पड़ेगा आपको। तो अध्यक्ष की शक्तियों और कार्य क्या है, तो प्रथम है व्याख्या। वह सदन के अंदर और भारत के संविधान के प्रावधानों और लोकसभा की प्रक्रिया, कार्य संचालन, नियम और संसदीय मामलों का अंतिम व्याख्याकार होता है। देखो दो चीजें ऐसे हैं कि उसको संविधान का पालन भी करवाने की जिम्मेदारी है संसद के अंदर, और संसद के जो नियम बने हुए, लोकसभा के जो नियम बने हैं उनको फॉलो करवाने की भी जिम्मेदारी है। तो 2 प्रकार के नियमों हैं, एक तो भारत के संविधान का पालन करवाता है और एक वो है जो प्रावधान नियम होते हैं, संचालन के जो नियम होते हैं उनके पर भी डिसीजन वो करता है कि किस प्रकार का संचालन क्या करना है, कौन व्यक्ति बोलेगा, कौन बैठेगा, कौन सा क्या करेगा, सारा अरेंजमेंट एक मॉनिटर है। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है वैसे ही इसकी भूमिका होती है। वह इन प्रावधानों के व्याख्या के मामले में अक्सर ऐसे निर्णय देता है जिनका सदस्यों द्वारा सम्मान किया जाता है और जो प्रकृति में बाध्यकारी है। जो भी लोकसभा अध्यक्ष डिसीजन करेगा नियमों के मामले में, जो व्याख्या के मामले, संविधान की व्याख्या में, संविधान में ये, संसद को चलाने में ये,
तो सभी सदस्य सम्मान करते हैं, उसका कोई विरोध नहीं कर सकते। जैसे राष्ट्रपति के विरोध में नहीं बोल सकते, वैसे भी लोकसभा अध्यक्ष के विरोध में भी वो नहीं बोल सकते। दोनों सदनों की यदि संयुक्त बैठक हो, इंपोर्टेंट बात है, लोकसभा अध्यक्ष की मैं जिक्र कर रहा हूं, दोनों सदनों की यदि संयुक्त बैठक हो, आर्टिकल 108 के तहत जब किसी भी विधेयक पर गतिरोध हो लोकसभा राज्यसभा में, तो आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है। उस समय जो संयुक्त बैठक होगी, उन दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होगी, उसका अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। इंपोर्टेंट, संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 और अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ये बात। दूसरी बात, ऐसी बैठक किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो इस मामले में देखा जाए तो लोकसभा राज्यसभा से पावरफुल है संयुक्त बैठक के मामले में। दो चीजें में के कारण पावरफुल है। आर्टिकल 108 में एक तो बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, तो यहां लोकसभा पावरफुल है। एक, राज्यसभा और लोकसभा की जब भी संयुक्त बैठक होती है तो आप सबको पता है कि राज्यसभा से लोकसभा की सदस्य संख्या डबल से ज्यादा है, तो डबल से भी ज्यादा है, तो वहां प्रभाव किसका बनेगा? लोकसभा का बनेगा। तो इस मामले में, संयुक्त बैठक के मामले में सीधी सी कहानी है, लोकसभा पावरफुल है। और अध्यक्ष की बात कर रहा हूं तो यहां अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। तो वीडियो जो जो चल रहा है, लोकसभा से संबंधित आपकी जो जिज्ञासाएं हैं, सामान्य नॉलेज है, वो आपका बढ़ रहा है। बड़े मेहनत से एक वीडियो बनता है, तो वीडियो में लाइक तो जरूर बनता है, और सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते, तो जल्दी से सब्सक्राइब आप कर लो। बात को आगे बढ़ाए तो सदन का स्थगन, वह देखो, सदन बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है, सत्र आहूत करने का राष्ट्रपति करता है, सत्र अवसान की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है, लेकिन सदन को स्थगित करने की जिम्मेदारी लोकसभा को यदि स्थगित करना है, स्थगन करना है, तो लोकसभा अध्यक्ष की होगी। इसके अलावा मैं बात करूं तो सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा यदि नहीं हो, देखो 1/10 यदि लोकसभा में नहीं पहुंचे, कोई बैठक स्टार्ट हुई, तो लोकसभा अध्यक्ष उसको क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है। और इसी 1/10 को क्या बोलते हैं? कोरम या गणपूर्ति। तो लोकसभा की गणपूर्ति कितनी है? गणपूर्ति कितनी? 1/10। आप सबको पता है 543 का 1/10 कितना होगा? 55 सदस्य। तो लोकसभा की गणपूर्ति कितनी होगी? 55 सदस्य लोकसभा की गणपूर्ति के लिए आवश्यक है। और गणपूर्ति यदि कंप्लीट नहीं हो रही है तो लोकसभा अध्यक्ष वो उस बैठक को स्थगित कर सकता है। निर्णायक मत की बात करूं मैं, निर्णायक मत क्या होता है? तो देखो, वास्तव में देखा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, यदि सदन में, लोकसभा में किसी पर वोटिंग हो रही है, तो लोकसभा अध्यक्ष सामान्य स्थिति में वोट नहीं दे सकता। लेकिन यदि मान लो स्थितियां ऐसी हो जाए कि पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट आ जाए, तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष वोट डाल सकता है। अब मान लो जैसे किसी दिन 500 सदस्य लोकसभा में है, वोटिंग हुई किसी विधेयक पर 250 पक्ष में और 250 विपक्ष में, तो उस समय ही लोकसभा अध्यक्ष वोट डाल सकता है, और वो वोट डालेगा वो ही जीत जाएगा, चाहे इसमें प्लस कर दो चाहे इसमें प्लस कर दो। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? निर्णायक। पावरफुल होता है, लेकिन आपात स्थितियों में, और उसका वोट एकदम ओपन हो जाता है फिर कि लोकसभा अध्यक्ष किसके पक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष हमेशा, आपको पता है कि रूलिंग पार्टी का मेंबर होता है, तो हमेशा देखा जाए तो वोट तो वो रूलिंग पार्टी के विधेयक के पक्ष में ही करेगा। तो ये होता है निर्णायक मत। देखो, इंग्लैंड की मैं थोड़ी सी बात कर लूं। इंग्लैंड से संसदीय व्यवस्था ली गई भारत में, लेकिन इंग्लैंड में लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं होता। जब भी वो लोकसभा अध्यक्ष बनता है तो उसको पार्टी से रिजाइन देना पड़ता है। लेकिन भारत में वो पार्टी का सदस्य होते हुए भी लोकसभा का अध्यक्ष रह सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता, केवल निर्णायक वोट कर सकता है जब वोटिंग बराबर आए। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष की पावर है। ऐसे मत को निर्णायक मत कहा जाता है, और इससे गतिरोध दूर हो जाता है। धन विधेयक के मामले में मैं बात कर लूं लोकसभा अध्यक्ष की, तो वह किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, इंपॉर्टेंट चीज है। धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है? कौन सा विधेयक? आप सबको पता है धन विधेयक केवल लोकसभा में रखा जा सकता है, लोकसभा पावरफुल है। तो धन विधेयक का निर्धारण कौन करेगा? वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, इस प्रश्न का निर्णय अंतिम होगा, और लोकसभा अध्यक्ष ही अंतिम निर्णय करेगा कि यह धन विधेयक है या नहीं है। धन विधेयक है तो लोकसभा में इसकी कार्यवाही प्रारंभ होगी।
सदस्यों की अयोग्यता के मामलों की मैं बात करूं तो 10वीं अनुसूची का आप सबको पता है दल बदल से संबंधित है। तो किसी भी सदस्य को अयोग्यता का प्रश्न का निर्णय कि किसी व्यक्ति ने दल बदल किया है तो उसका फाइनल जो डिसीजन करेगा वो करेगा लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और इसके तहत अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का अंतिम निर्णय का पावर वो करता है, निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आ रही है। यह शक्ति भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन द्वारा, आपको सबको पता दल बदल से संबंधित कानून जो है 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और 10वीं अनुसूची के तहत इसमें अंतिम निर्णय लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1992 में फैसला सुनाया कि इस संबंध में अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। न्यायिक समीक्षा के अधीन है, न्यायिक समीक्षा के अधीन है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष ने कोई दल बदल के आधार पर निर्णय दिया है, अयोग्यता का निर्णय दिया है, तो उस पर न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो न्यायिक समीक्षा तो लगभग सब चीजों की हो सकती है, बहुत कम मामले हैं जिसमें न्यायिक समीक्षा नहीं हो, तो न्यायिक समीक्षा हो सकती है इसकी। अब देखो आईपीजी की अध्यक्षता, लोकसभा अध्यक्ष का एक और काम है आईपीजी की अध्यक्षता, जिसको बोलते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, जिसको बोलते हैं आईपीजी की अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। यह समूह भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच में एक कड़ी है जिसको बोलते हैं आईपीजी, जो भारत की संसद और विश्व के अनेक संसदों के बीच में संवाद जो होता है वो आईपीजी करता है। और आईपीजी का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। नई चीज है, वह देश के विधायी निकायों का पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का पदेन अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है कि मान लो विधानसभाओं का और संसद का विधायी कार्यों के लिए या विधायी सदस्यों की कोई बैठक हो रही है तो उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करेगा, वहां उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं। समितियों का गठन, यह एक मामला है कि लोकसभा में विभिन्न समितियों का गठन करने की जिम्मेदारी जो है अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है और उसी के निर्देशन में जो विभिन्न समितियां होती है वो काम करती है। तो अलग अलग जो लोकसभा में बहुत सारी समितियां काम करती है, अलग अलग विषयों पर अलग अलग समितियों का गठन होता है और उन समितियों का गठन लोकसभा अध्यक्ष करता है और उसी के डायरेक्शन में वो काम करती है। इसके द्वारा सभी संसदीय समितियों के अध्यक्षों का मनोनयन भी किया जाता है। जितनी भी संसदीय समितियां बनती है उसके अध्यक्ष भी का मनोनयन भी लोकसभा अध्यक्ष करता है, उस वहां चुनाव का कोई प्रोसीजर नहीं है। इसकी अध्यक्षता में कार्य सलाहकार समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, नियम समिति, ये समितियां सीधे उसी के अधीन काम करती है। वो जो कहता है उसके कार्य को सलाह देता है, उन पर नियम बनाता है, वो सीधे काम किसके अधीन करती है? अध्यक्ष के अधीन करती है। अध्यक्ष के कुछ विशेषाधिकार है लोकसभा अध्यक्ष के, वो भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। अध्यक्ष सदन और उसकी समितियां और उसके सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकारों का संरक्षण करता है। विशेषाधिकारों में से किसी भी प्रश्न की परीक्षा, जांच, प्रतिवेदन के लिए विशेष अधिकार समितियों को सौंपना अध्यक्ष पर निर्भर करता है, किसको क्या सौंपना है, कौन सा काम सौंपना है, कौन सी समिति बनानी है, कौन सा अध्यक्ष बनाना है। सारी नॉर्मल सी बातें हैं, अध्यक्ष के पास होती है, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा के उपाध्यक्ष की थोड़ी सी सामान्य से चर्चा हम कर लेते हैं धीरे धीरे। थोड़ा सा मैं हो सकता है फास्ट बोल रहा हूँ आपके, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो टॉपिक है लोकसभा का वो ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी सा टॉपिक है। लोकसभा के उपाध्यक्ष की कुछ बातें करूं तो लोकसभा का उपाध्यक्ष जो होता है उसका निर्वाचन लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन होने के ठीक बाद उपाध्यक्ष का चुनाव भी लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित होती है और 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों आमतौर पर रूलिंग पार्टी के होते थे, लेकिन 11वीं लोकसभा से ये नियम मान लिया गया, एक प्रथा बना दी गई कि हमेशा लोकसभा का उपाध्यक्ष हमेशा विपक्षी पार्टी का होगा। वर्तमान में लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं है, ठीक है। तो ये एक नई चीज आई है कि अभी आपसे सवाल पूछा जाए, आज से 5 साल पहले सवाल पूछा जाता, 10 साल पहले सवाल पूछा जाता कि लोकसभा का उपाध्यक्ष किससे संबंधित होता है, तो रूलिंग पार्टी से होता था। लेकिन वर्तमान में लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो अपोजिट पार्टी का होता है, रूलिंग पार्टी से नहीं लिया जाता है, एक प्रथा बना ली गई। कुछ मोटी बात नहीं है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट छोटी सी चीज है प्रोटेम स्पीकर। देखो, जब भी नई लोकसभा बनती है, अब लोकसभा का अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का कार्यकाल होता है, जब तक लोकसभा है तब तक लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। लेकिन चुनाव हुए, नई लोकसभा बनी, तो उस समय पहली बैठक में जो अध्यक्षता करता है उसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर, क्योंकि उस समय कोई अध्यक्ष नहीं होता, अध्यक्ष का चुनाव तो बाद में होता है। तो प्रोटेम स्पीकर जब पहली बैठक होती है तो उसकी कार्यवाही संचालन के लिए
अध्यक्ष का चुनाव के लिए जो सदस्य होते हैं लोकसभा के, उनको शपथ दिलवाने के लिए जो अस्थायी तौर से जो सीनियर व्यक्ति को उस पहली बैठक की अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी जाती है, उसी को बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। और वो केवल एक बैठक के लिए होता है। जब अध्यक्ष बन जाता है तो उसको वो काम सौंप दिए जाते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर की थोड़ा पढ़ लो। जब पिछली लोकसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद खाली कर देता है तो राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। आप सबको पता है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, नई लोकसभा की पहली बैठक से उसका पद खाली हो जाता है। पहली बैठक होती है तो उस बैठक की अध्यक्षता के लिए कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए, और वो व्यक्ति कौन चुनता है? राष्ट्रपति उसी लोकसभा में से कोई सीनियर व्यक्ति जो नियमों का जानकार हो उसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। अब इसका देखो, सामान्यतः इस पद पर सबसे वरिष्ठतम सदस्य का चयन किया जाता है, बूढ़ा होता है। जैसे आपने संविधान सभा में आपने पढ़ा था कि सबसे पहले जो राजेंद्र प्रसाद से पहले जो अध्यक्ष बनाया गया था वो वयोवृद्ध व्यक्ति को बनाया गया था। तो वरिष्ठतम सदस्य का चयन किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति स्वयं शपथ दिलवाता है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति। और वह प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके पास अध्यक्ष की सभी शक्तियां होती है उस पहली बैठक के मामले में। उसका प्रमुख कार्य है नए सदस्यों को शपथ दिलवाना और सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव कराने में सक्षम बनाना। वो सभी सदस्यों को शपथ दिलवाता है और उसके साथ ही साथ अध्यक्ष का चुनाव जो होता है उसको आयोजित करवाता है उस बैठक में। उसके बाद में परमानेंट अध्यक्ष बन जाता है और उसके बाद में उसका काम कंप्लीट हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर की आवश्यकता नहीं है। जब सदन द्वारा अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है तब प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर का उसके बाद में कोई काम नहीं होता। यह तो थी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर की बात। अधिवेशन लोकसभा की बात करें तो अधिवेशन लोकसभा के सामान्यतः 3 अधिवेशन होते हैं और सीधा से कहानी है कि 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 3 अधिवेशन होते हैं, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र। 3 सत्र होते हैं और तीनों में यह सिस्टम बना हुआ कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए और ये नियम बना हुआ है। गणपूर्ति की मैंने बात की तो गणपूर्ति 1/10 होती है और 545 सदस्यों में से 55 सदस्य गणपूर्ति में। गणपूर्ति का मतलब होता है वो न्यूनतम संख्या जो किसी भी कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए, किसी सदन की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए आवश्यक हो, वो न्यूनतम संख्या। तो 55 से नीचे लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ नहीं हो सकती। इसको बोलते हैं गणपूर्ति। तो लोकसभा की हमने बात की। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन सामान्य बात, सिंपल भाषा में मैं कह रहा हूं, इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक में से सिंपल पाठों में से एक है लोकसभा की संरचना, स्ट्रक्चर, कार्य वगैरह वगैरह। अब हम बात करेंगे राज्यसभा की। सामान्य से बात कर ली, लोकसभा की हमने सामान्य से बात कर ली। अब हम अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वास्तव में लोकसभा राज्यसभा के जो दोनों जो सदन है उसमें एक विधेयक कैसे बनता है और कुछ खास बातें जो इनके स्ट्रक्चर्स के अलावा रह गई है उससे संबंधित एक नया वीडियो लेकर मैं आऊँगा। आशा है इस वीडियो में से आपकी कोई समस्या नहीं रही होगी। बिल्कुल सिंपल भाषा में हो सकता, थोड़ा जल्दी मैंने पढ़ा हो, क्यों और इसलिए पढ़ा है मैंने कि सिंपल है ये टॉपिक, आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो में कोई और भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बेझिझक कभी भी 24 घंटे में कभी भी आप लिख सकते हो। एक नए वीडियो में जिसमें कुछ और दमदार बातें जो आपके लिए काम की होगी, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी, वो लेकर हाजिर होऊंगा। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताना। एक नए वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।